रुक जा भी, उसमें देख कैसे देख रहा हूँ मैं। नहीं रुक जा, तो रुक जा, वो पीछे चलता थोड़ा सा। हाँ हाँ। हम्म। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। बहुत ही बेहद खूबसूरत अंदाज में आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी तैयारी के हर उस आवश्यक स्टेप को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे होंगे जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा, आपको अपना सिलेक्शन दिखाएगा, आपके तन पे वर्दी लाएगा। तो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, और कामना करता हूं कि सभी दोस्त बहुत अच्छे रहें, उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे, मस्त रहें, बेहतरीन रहें, ज़बरदस्त रहें। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं, अपने हाल चाल बताइए और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। एकदम स्वस्थ तो हैं, खुश तो हैं? आलोक कुमार हैं, आर के मौर्य हैं, रश्मि कुशवाहा हैं, इरफान अली, अनुराग हैं, प्रीति चौहान हैं, शिवानी सिंह हैं, भूपेंद्र देवरिया वाले हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। मोनू कुमार, आज फिजिक्स की क्लास है क्या सर बीएसएफ में? मोनू डेली होती है, वो तो भाई रोजाना होती है, अगर नहीं होती है तो उसका कारण बता दिया जाता है। प्रियांशी पाल, अनुपम, और हमारे साथ हैं शिवम जुड़ चुके हैं, भारत यादव गुड मॉर्निंग, रानी पांचाल वेरी गुड मॉर्निंग, विकास तिवारी सर कब तक चलेगा क्लास? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक क्लास का नाम रहेगा। चलेंगे यार विकास, तुम भी कैसी बात करते हो? विकास, तुम्हारा विकास करो थोड़ा सा। अब जब पढ़ोगे तभी तो विकास होगा, जब क्लास चलेंगी तभी तो विकास होगा, फिर विकास कैसे होगा? तो रश्मि कुशवाहा, साक्षी चतुर्वेदी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिवम झा, राम राम भाई, प्रतीक्षा सिंह गुड मॉर्निंग, अनुपम मौर्य गुड मॉर्निंग। हाल चाल बताइए, हाल चाल क्या हाल चाल है? एकदम मस्त हो, बेहतरीन हो, और पढ़ाई बताओ कैसी चल रही है? भूपेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग, विपिन भाई गुड मॉर्निंग, तुषार गुड मॉर्निंग जी, शिवम पांडे गुड मॉर्निंग। सर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं शिवम, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए लेकिन सिलेक्शन हो गया। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में भी बढ़िया नंबर आएंगे। संकेत राठी, नमस्कार भाई। सत्यभान सिंह, हालचाल बताओ, हालचाल। उसके बाद हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करें। तो अभी तक जो हमने सीखा है, देखिए अभी तक हमने 12th क्लास के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जिनमें से पहले में हमने सीखा आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में, और दूसरा चैप्टर आपका बनता है वैद्युत विभव और धारिता के बारे में। ओवरऑल 4 राशियां हमने पढ़ ली, चार्ज पढ़ लिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया और कैपेसिटेंस पढ़ लिया। कौन कौन कह रहा है कि सर उन चारों चैप्टर्स में से मुझसे आप कुछ भी पूछ लो, मैं हर एक का जवाब दे दूंगा? तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक सरप्राइज टेस्ट। चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस लूंगा, जो कि चीज़ बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसको कंटिन्यू करना जरूरी है ताकि आपके रिवीजन का पता लगता रहे। तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट फटाफट, ठीक है? जो हमने पढ़ा है देखते हैं आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हो। और आज मैं एक कड़वी बात यह भी कह दूंगा कि जो आज के क्लास में आंसर कर पा रहा हो, मान लेना कि वो ही सिलेक्शन के लिए जा रहा है। अगर आपको लगता हो कि बाद में जाके एक दिन में 4-4 घंटे क्लास लेके सारा कंप्लीट कर लेंगे, तो तुम भाई साहब कोई स्वामी विवेकानंद जी के परिवार में से नहीं हो कि एक बार देखोगे और तुरंत चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। यूपीएसआई में बेनिफिट तो मिलेगा ही, हाँ भाई आर के मौर्य, बिल्कुल। तो बताइए, एक हमारे पास है स्फेरिकल शेल। क्या है हमारे पास? एक स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब हो जाएगा आपका गोलीय कोष। क्या हो जाएगा? गोलीय कोष। एक हमारे पास गोलीय कोष है, गोलीय कोष है। अब मुझे तुम इसमें बताइए, पहला क्वेश्चन है कि गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर यानी कि इनसाइड, इनसाइड मुझे बताइए। पहला सवाल है मेरा, सवाल यहां बनाते हैं। पहला सवाल है मेरा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र बताइए और दूसरा आप मुझे बताएंगे वैद्युत विभव बताएंगे, ठीक है? चलो 2 सवाल हो गए आपसे। उसके बाद मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि बताइए द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की, ये मेरे पास एक द्विध्रुव है, डाइपोल है, +q -q, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। इसमें निरक्षीय स्थिति में, इसमें निरक्षीय स्थिति में यानी कि इक्वेटोरियल कंडीशन में, जो इसकी इक्वेटोरियल कंडीशन होती है, इक्वेटोरियल कंडीशन जो होती है उसमें विभव बताइए, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? इक्वेटोरियल कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू आप मुझे बताएंगे। तीसरी बात, चौथी बात आप मुझे बताएंगे कि अगर हम किसी
10 माइक्रोफैरड कैपेसिटी वाले संधारित्र में कैपेसिटर में एक 5 परमिटिविटी का 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी मीडियम भर देते हैं तो उसकी नई कैपेसिटेंस बताइए, उसकी नई कैपेसिटेंस कितनी होगी। आज आपके लिए सरप्राइज टेस्ट है, जिसके चारों के चारों आंसर सही हों समझ लेना उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और शानदार चल रही है। तो बढ़िया आंसर करने वालों में है अभी तक योगेश भैया, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए योगेश भैया के लिए। इनका आंसर है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत आंसर है। रानी पांचाल है, रजन प्रजापति हैं, शिवम है। ओ हरीश बोलोगे, आंखों कोई निकालते रहोगे, बताओ पहले का आंसर बोलो। प्रतीक्षा सिंह है, रानी पांचाल है, 0 होगा पक्का, सोच लो। और देखो भाई साहब, हरीश ने देखा 4-6 लड़के जो बढ़िया कमेंट देते हैं उनका आंसर 0 है तो 0 बोल दो। गरिमा, शिवम और साक्षी चतुर्वेदी जानी कौन सी दुनिया में है, ई बराबर F/Q लिखती हैं, बहुत बढ़िया दीदी। तो आप खुद देखिए आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। जो फॉर्मूलों को लिख के दिखा रहे हैं भैया, तुम्हारा रिवीजन बिल्कुल नहीं है, गड्ढे में है, बिल्कुल भांग के भाड़े में तुमने रिवीजन को डाल दिया है। किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर वैद्युत विभव क्या होता है बताइए। वैद्युत विभव आपका 0 होता, वैद्युत क्षेत्र आपका 0 होता है। कितनी बार कहा गया, इंपॉर्टेंट बोल के कहा गया, फिर भी तुम लोग पढ़ाते टाइम कमेंट पे लगे रहते हो। बस तुम्हारी नई नई डिमांड रहती है लेकिन तुम रिवीजन नहीं करते हो। मेरे भैया मैं फिर कहता हूं, केवल क्लास लेना पढ़ना नहीं होता है जब तक चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं है। और ऐसी नहीं है कि कोई कभी भी पूछे तुम उसका आंसर दे दो। कोई कभी भी का मतलब क्यों है, क्योंकि एग्जाम में रैंडमली क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए। तेज कब बनेगा, जब दिमाग में डेटा पहले से रहेगा रिवीजन से, कि तुरंत उसका आंसर कर सके। बताओ भाई हरीश, वैद्युत विभव कैसा रहता है। लेट गए हरीश भैया, तुमने भी हरीश एक दिन रिवीजन नहीं करा। हरीश भैया ने भी फॉर्म भरा हुआ है, एक भी दिन रिवीजन नहीं करते हैं। इनकी ये तारीफ है। 0 होता है, सब कुछ 0 होता है। वैद्युत विभव बताओ, विभव भी 0 कर दिया, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, सब कुछ 0 कर दो। मैं भी 0, तुम भी 0, शून्य में समा जाओ, भगवान शंकर की शरण में चले जाओ, सब शून्य कर दिया। वेरी गुड। अतफ सैफी ने बढ़िया आंसर किया है, अतफ सैफी ने बढ़िया आंसर किया है। और क्या होता है वैद्युत विभव, कोई C/Q लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। देखो वैद्युत विभव का आंसर तो मुश्किल से मुश्किल 200 में से 5 बच्चों ने किया है सही है भाई। क्या होता है बताओ आंसर। निर्भर करता गई है भाई साहब। वैद्युत विभव रहता है नियत यानी कि कांस्टेंट। कैसा रहता है, ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे और मैंने इसी तरीके से आपको सिखाया है। नियत यानी कि कांस्टेंट, ठीक है जी। तो जो सरकमफ्रेंस पे होगा, जैसे 10 वोल्ट है यहाँ, तो हर जगह कैसा होगा, 10 ही वोल्ट होगा। हर जगह भैया कितना होगा, 10 ही वोल्ट रहने वाला है। अच्छा जी, अगर हम डाइपोल की निरक्षीय स्थिति में देखेंगे तो तुम यहाँ फार्मूले क्यों लिख रहे हो। डाइपोल की निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। वैद्युत विभव कैसा होता है, 0 होता है। मैं कह रहा हूं फिर इन्हीं चीजों में तुम कंफ्यूज होकर रह जाओगे और यहीं से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। जिन बच्चों की हर सब्जेक्ट में बेहतर तैयारी है, डिसाइडिंग फैक्टर इस एग्जाम में फिजिक्स रहने वाली है, क्योंकि 40 में से करीब 25 सवाल फिजिक्स के आएंगे। जिस बच्चे की तैयारी फिजिक्स को लेकर बेहतर है वही सिलेक्शन ले पाएगा। जो इसको इग्नोर कर रहा है सिलेक्शन तुम्हें इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम संधारित्र की धारिता की बात करेंगे तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक भरने से अगर हमने उसके पूरे स्पेस को फिल कर दिया है तो उतने गुना ही हो जाती है। तो 5 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोफैरड। तो नई धारिता जो आपकी होगी वो 50 माइक्रोफैरड हो जाएगी। आदर्श अभी भी बात कर रहे हैं सर हेड ऑपरेटर वाले स्टूडेंट की क्लास कब होगी। भैया आदर्श जी, हेड ऑपरेटर वाले बच्चों की क्लास भैया फ्राइडे और सैटरडे होती है, एडवांस लेवल की। बेसिक लेवल कंप्लीट है उनका, एडवांस लेवल उनका चलेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कौन कौन बच्चे अपनी कमी मान रहे हैं कि सर हमारे आंसर्स गलत थे। एक बार वो बच्चे थम्स अप कर दो कि सर हमारी कमी रही है रिवीजन में और आज के बाद हम रिवीजन को मजबूत बनाएंगे। देखिए तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी चल रही है। और तुम ये भी देखते होगे कि किसी भी अध्यापक टीचर को कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना आते हैं नया कंटेंट पढ़ा के हर दिन चले जाते हैं। मैं ही तुम्हारे साथ ज़्यादा मुंडाखोरी करता रहता हूँ, प्रीवियस को ये क्वेश्चन पूछ के प्रैक्टिस करवा के तुमसे बार बार रिवीजन की बोल के। भाई वो इसलिए क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट केवल एग्जाम में तब परफॉर्मेंस होता है, केवल कोई भी सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस आप तभी दे सकते हो एग्जाम में जब वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रहेगा। अगर तुमने एग्जाम में कुछ भी सोचा तो मौत निश्चित है। अगर तुम एग्जाम में कुछ भी सोचने लग जाते हो, अच्छा ये था वो, अरे नहीं ये था, तो मौत है, फिर समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन उसका होता है कि क्वेश्चन का आंसर देगा, फटाक से लगा दिया। और मैं तुमसे कह रहा हूं
कि तुम जितना तुम्हें करवाया जा रहा है उतना कर जाओ। इससे 25 में से तुम 21 सवाल कर आओगे। जो 25 में से 25 कहते हैं वो तो देखो फर्जी बात करते हैं। 25 में से 25 कुछ नहीं होता। 2-3 सवाल ऐसे आएंगे ही आएंगे जिनकी तुम्हें हवा नहीं लगेगी, लेकिन तुम 21 सवाल कर पाओगे। अरे योगेश सैनी भाई पहले जितना दिया जा रहा है उतना तो करो दोस्त। नहीं बस डिमांड रहती है। ठीक है, तो भाई रिवीजन अपना प्रॉपर रखिए। सोने से 2 घंटे पहले रिवाइज करके सोइए मेरे दोस्तों, मान लीजिए मेरी बात को। चलो अब चलते हैं आगे अगले चैप्टर पे। हरीश तुमने भी एक का भी आंसर नहीं दिया है ना? हाँ जरूर। चलो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अब अगला जो 5वीं राशि चलेगी वो चलेगी विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। चलो मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, बताइए उसका आंसर। पहले मुझे बताइए, मेरे पास एक ये वायर है, तार है, कॉपर का तार है। अगर मैं ये कहता हूं कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि इसके पास बहुत सारा आवेश है। क्यों भाई हरीश? ऐसे ही है। आवेश का इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब होता है बताओ? बताओ बताओ बताओ। आवेश का इलेक्ट्रॉनों से क्या मतलब होता है, क्या संबंध होता है? हंस कर दिखा देता है बस। और कल तो तुम अपनी उनसे बात कर रहे थे जब तो कह रहे थे कि शादी के बाद पक्के रेडियो ऑपरेटर का पेपर निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकलेगा? तो हाँ जरूर, देखो तुक्के वाले बेटा मैं समझ गया, तुम लोग तुक्के के चक्कर में रहते हो। सर मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना था। बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड, तुम्हारे लिए और भी बढ़िया तालियां। पेपर में कह देना मुझे पेपर ही नहीं दिखाता। चलिए जी, जब लड़के वाली फोटो दिखाएंगे ना लड़के का दीदी, तो एक बार में नाप दोगी, ओह कितना बढ़िया है, फिर ना स्किप होगा, वहां बढ़िया तरह दिख जाएगा। तो क्या होता है, मैं कह सकता हूं कि कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है, कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स के समूह का ये मतलब होता है कि वहां पे आवेश है। ठीक है, अब अगर ये आवेश रुका हुआ होता है, हर एक बात को ध्यान से समझ लेना भाई, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं? आवेश बोल देते हैं। और हम कहते हैं कि अगर ये आवेश कहीं रखा हुआ है तो एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है, अगर ये रुका हुआ है तो। लेकिन अगर ये चल दे तो क्या होगा? समझिए, अगर ये चल देता है, अगर ये चलना शुरू कर देता है कुछ इस तरह से, अगर ये आवेश आपका चलना शुरू कर देता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, हट जा भाई, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने से, ध्यान से सुनिए, देखिए इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए तो चार्ज बन गया, आवेश बन गया। उनके चलने से, आवेश के चलने से कहिए या फिर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से कहिए, बात तो एक ही है। उनके चलने की वजह से विद्युत धारा बनती है। क्या बनती है? विद्युत धारा बनती है। अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जितना जल्दी पहुंचेगा उतनी ज्यादा धारा बनेगी, जितना जल्दी पहुंचेगा उतनी ज्यादा धारा बनेगी। तो हम कहते हैं कि जो आवेश के प्रवाह की दर होती है, आवेश के प्रवाह की दर होती है, यानी कि जब आवेश समय के साथ बदलता है, बदलने का मतलब अपनी जगह छोड़ रहा है दूसरी जगह जा रहा है, तो हम कहते हैं विद्युत धारा बन जाती है। तो डेफिनेशन हो गई, I = Q/T फॉर्मूला हो गया। और डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि रटना नहीं है, हमें तो बनानी है। डेफिनेशन कैसे बनेगी? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा होती है। जब आवेश चलना, देखिए रुका हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और जब चलने लगेगा तो धारा बनाएगा। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा होती है। बताओ भाई हरीश, समझ आया? क्या समझ आया? रुका हुआ आवेश क्या बनाता है हरीश? बाकी सभी बच्चे भी बताइए। हिंदी बोल लो, हिंदी में पढ़ रहा, अंग्रेजी बोल रहा है। बताओ क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और चलता हुआ आवेश, विद्युत धारा। आवेश के चलने पर ही तो विद्युत धारा बनती है। बताइए, आवेश के चलने पर ही तो विद्युत धारा बनती है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? बस हम सब करिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो चीजें आपके लिए बहुत आसान है। अगर ये कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर कूलाम पर सेकंड होता है, या कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम? एम्पियर बोलते हैं। करंट के मामले में, विद्युत धारा के मामले में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया वो हमारे साइंटिस्ट थे आवोगाद्रो एम्पियर, आवोगाद्रो एम्पियर। तो आवोगाद्रो एम्पियर साहब ने इसमें योगदान दिया, उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट पड़ जाता है एम्पियर।
बताइए पहले ये वाली स्लाइड क्लियर है क्या? इतना आपको क्लियर है कि आवेश रुका हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और चलता हुआ है तो वैद्युत धारा बनाएगा। मैं बार बार रुके हुए की बात क्यों कर रहा हूं? वहां से भी सवाल पूछा जाता है। चलो सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक राशि होती है धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब क्या होता है समझेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रश्मि। धारा घनत्व का क्या मतलब होता है समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तार है, इसका जो क्षेत्रफल है, मान लो 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और मैंने कहा इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। किसी ने मुझसे कहा तो बताओ 1 मीटर में कितना फ्लो हो रहा है? अगर 10 में 4 हो रहा है, अगर 4 में 10 हो रहा है तो 1 मीटर में कितना हो रहा है? मैं कहूंगा अगर 4 मीटर स्क्वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो भाई 1 में कितना होगा? बहुत सिंपल सा बच्चों वाला रूल, 10/4 हो जाएगा, यानी कि 2.5 एम्पियर हो जाए। 2.5, अब यूनिट क्या बनेगी? एम्पियर। और यहां जो मीटर है वो यहां आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर यहां आ जाएगा, यानी कि 1 में कितना हो रहा है? 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो रहा है? 2.5 एम्पियर। या फिर आप मीटर स्क्वायर को यहीं लगाइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जब हमें यह देखना हो कि धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितनी है, एकांक का मतलब 1 होता है, धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितनी है, करंट पर यूनिट एरिया कितना है, तो हम कह देते हैं इसको धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि धारा का भाग लग गया, धारा में भाग लग गया क्षेत्रफल से, धारा में भाग लग गया किससे? क्षेत्रफल से। तो इसको हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। भाई हरीश आया समझ में? क्या कहा मैंने? अगर धारा में भाग लग गया किसका? बोलो किसका? क्षेत्रफल का, तो हम उसे क्या कह देंगे? धारा घनत्व कह देंगे। धारा केवल क्या होती है? आवेशों के चलने के कारण। और धारा घनत्व क्या होता है? कि धारा में क्षेत्रफल का भाग लग गया। तो मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट बता पाओगे? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? है भाई हरीश, इसकी यूनिट बताओ क्या हो जाएगी? कैसे निकालते हैं यूनिट? इसकी यूनिट बटे इसकी यूनिट। बताओ धारा की यूनिट क्या होती है जल्दी से? एम्पियर। धारा की यूनिट एम्पियर और क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन जाएगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बस इतना सा आपको फर्क रखना है कि ये एक सदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व बहुत छोटा सा फर्क आएगा। धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्लियर है? उसके बाद ये क्वांटिटी हो गई वेक्टर, आसान है। अच्छा, इसकी विमा पूछ ले तुमसे, डायमेंशन पूछ ले। क्या आपको याद है ये 7 मूल राशियों में आया करता था? ये कहाँ आता था? 7 मूल राशियों में। तो अगर तुमसे धारा की विमा पूछ ले, डायमेंशन पूछ ले, तो धारा की डायमेंशन को हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं, ठीक है। ए फॉर एम्पियर होता है। धारा के लिए ए शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम। और धारा घनत्व की डायमेंशन क्या हो जाएगी? निकालनी आती है भाई विमा? कैसे निकालोगे? इसकी विमा बटे इसकी विमा। इसकी विमा के लिए क्या लिखोगे? ए। और एरिया के लिए क्या होती है? एल की पावर 2। तो कितना हो जाएगा? ए एल माइनस 2। आसान है? चलो, ए एल माइनस 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही शानदार जवाब है आप लोगों के। मोनू है, रश्मि है, शिवानी, शरद है, विवेक है, प्रीति है, शिखर शुक्ला है। और शिखर शुक्ला ने डायमेंशन भी लिखी है, बहुत बेहतरीन शिखर, ए एल माइनस 2। बताइए यहां तक का ऑल क्लियर? अरे शरद, टी कहां से आएगा यार? टी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो आवेश होता है, आवेश। जी संजय, बिल्कुल ठीक है जी। चलो अब चलते हैं अगली चीज पर, ओम का नियम। इस चैप्टर की जान, जैसे तुम्हारे लिए जान वो है, मतलब कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, वो का मतलब कुछ और मत समझना, वैसे ही इस चैप्टर की जो जान है वो है आपका ओम का नियम। अब देखिए ओम साहब ने क्या कहा। ओम साहब एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने क्या बताया। जॉर्ज साइमंस ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमंस ओम। तो जॉर्ज साइमंस ओम साहब ने यह कहा कि अगर तुम, जैसे मान लीजिए कोई पंखा चलाना है हमें, उन्होंने कहा अगर तुम पंखे के तार को इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लगाते हो तो वहां से 2 चीजें आती हैं, एक तो विभव आएगा, वोल्टेज आएगा, और एक आएगा धारा यानी कि करंट। देखिए चीजों को डायरेक्ट कह देना आसान लगता होगा आपको, जैसे मैं कह दूंगा ओम साहब ने कहा V सीधा अनुक्रमानुपाती होता है I के, तो उससे कुछ समझ आया? कुछ भी नहीं। क्या होता है भाई V, क्या होता है I, रट लिया सीधा सीधा। रटने वाली चीजें है ही नहीं, हम थोड़ा सा समझ के चलेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मान के चलिए अगर आपका पंखा 220 वोल्ट के साथ 5 एम्पियर ले रहा है, 220 वोल्टेज और करंट 5 एम्पियर ले रहा है,
और मान लीजिए अचानक से उसमें वोल्टेज बढ़कर हो जाता है सीधा सीधा डबल 440 वोल्ट, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जब चीज एक अनुपात में चलती है, एक रेशियो में चलती है, यहां पे क्या अनुपात है बताइए, डबल का अनुपात है। हरी सो मत, यहां पे कितने का अनुपात है कि नहीं, डबल का ही तो है, तो यहां पे भी अनुपात किसका बन गया, डबल का। तो जब चीज अनुपात को मेंटेन करके चलती है तभी हम कहते हैं कि ये इसके अनुक्रमानुपाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं तो हम कह देते हैं बराबर है। भाई अगर बराबर होती, जैसे 220 बराबर 220, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बराबर होती है, बराबर नहीं होता इसका मतलब है ये रेशियो को मेंटेन कर पा रही है। ओम साहब ने यही कहा था कि V जो है, वोल्टेज जो है, वो सीधा अनुक्रमानुपाती है I के। और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, अनुक्रमानुपाती का ये मतलब होता है कि अगर ये दुगने से बढ़ेगा तो ये भी दुगने से बढ़ेगा। अच्छा, अगर ये आधा हो जाए, अगर ये आधा हो जाए, 110 हो जाए, तो ये भी कैसा हो जाएगा, बोलो हरीश, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही होता है आपका अनुक्रमानुपाती का मतलब। तो उन्होंने कहा कि विभव जो होता है धारा के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। अब बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं V बराबर आई आर। V बराबर आई आर ओम का नियम नहीं है, ओम साहब का नियम है V सीधा अनुक्रमानुपाती है I के। हाँ, इसको आगे सॉल्व करोगे तो V बराबर आई आर बन जाएगा। ओम साहब ने यहां तक कहा था V सीधा अनुक्रमानुपाती है I के। ठीक है, संजय पूछो भाई। अब देखिए, मैंने कह तो दिया कि हाँ वही बात है। अब देखिए, जब जब हमने अभी तक हमने ये पढ़ा V अनुक्रमानुपाती I, तो जब जब तुम इसको हटाते हो और इसकी जगह बराबर का निशान लगाते हो तो तुम्हें एक नियतांक और जोड़ना पड़ता है, एक कांस्टेंट और ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर जब तुम इसको हटाकर बराबर का निशान लगाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है R फॉर रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या भला होती है, इसको आप बोलते हो सीधा सीधा V बराबर आई आर। तो ऑप्शन में या तो आपको बोलेगा ओम का नियम कौन सा है, या तो ये बोलेगा V सीधा अनुक्रमानुपाती I, या फिर बोलेगा V बराबर आई आर। दोनों एक साथ नहीं होंगे। बस इतना बताइए कि अभी आपको ओम का नियम समझ में आया। रेजिस्टेंस के बारे में अब मैं बात करूंगा, इससे पहले बताइए ओम का नियम समझ में आया, बताइए भाई, समझ में आ गया, आसान है ना, बहुत ही बढ़िया। किसके, आई के। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। जरा बताइए क्या इतनी कहानी क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ सर जी आ गया, वेरी गुड। चलो अब चलें आगे। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए सुनिए एक बात। आपके पड़ोसी मान लीजिए आपको 15 रुपए देते हैं और आपसे मंगाते हैं 10 रुपए का सामान, तो हरीश तुम कितने रुपए लौटाओगे? अरे नहीं यार, 5 तो कोई नहीं लौटाता होगा मुझे लग रहा है, 2 रुपए खा जाते होगे, आप 3 रुपए लौटाओगे। अगर आपको 10 रुपए दिए जाते हैं और आप 15 रुपए दिए जाते हैं, 10 का सामान लाने के बाद 2 रुपए तुम खा जाते हो, तुम्हारा किराया लगेगा, 3 रुपए तुमने लौटा दिए। कोई ज्यादा ही मक्कार है तो 3 रुपए खा जाएगा, कोई घना ही ज्यादा मक्कार है 4 खा जाएगा, और कोई बेहद ही मक्कार है तो वो 5 के 5 ही खा जाएगा। वो कहेगा जाओ यार सामान तो ला दिया तुम्हारा। और सुनो, कोई और ऊपर वाला है वो क्या करेगा, पहले 15 रुपए में से 5 रुपए का खा जाएगा, और पता चला फिर सामान भी नहीं मिला जो पड़ोसी ने मंगाया था, तो सोचो उसकी क्या स्थिति होगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अगर आप अलग अलग धातु के तार ले लोगे, जैसे मान लीजिए हम 4-5 तरह के तार ले लेते हैं, अलग अलग धातु के तार ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है सिल्वर, चांदी, सिल्वर माने चांदी। उसके बाद ये है मान लो मेरे पास कॉपर, उसके बाद ये है मेरे पास मान लीजिए एल्यूमिनियम, और ये है मान लीजिए मेरे पास आयरन। ठीक है, और इन सब को मैं अगर एक सिरे पर, इनके एक एक सिरे पर, सबके एक एक सिरे पर 15 एम्पियर का करंट दूं और ये देखूं कि यहां पर कितने एम्पियर का करंट मिल रहा है, तो हो सकता है कि चांदी में आपको 14.5 एम्पियर करंट मिल जाए। दूसरे सिरे पर हो सकता है यहां पर आपको 13 एम्पियर का करंट मिले, हो सकता है यहां पर आपको 12 एम्पियर का या 11 एम्पियर का करंट मिले, 11 एम्पियर का करंट मिले। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं तो बस समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं। ठीक है, एक तुलना करने के पर्पज से लिख रहा हूं। सभी के सिरों पे 15-15 एम्पियर का करंट दिया, पता चला यहां पे 8 ही एम्पियर का करंट मिला। इसका मतलब यह है कि करंट जो है बीच में वो खत्म होता चला गया। जैसे तुमने अपना किराया ले लिया था, वैसे ही हर एक तार अपना किराया लेता है। अब किराया नहीं लेता है, होता यह है कि ये तार की गुण होता है, तार की क्वालिटी होती है। तो हर एक तार
धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। हर एक तार में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। कोई कम डालता है, कोई ज्यादा डालता है। इस रुकावट को ही प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर प्रतिरोध का हिंदी शब्द तुम देखोगे तो क्या मतलब होता है? कोई तुम्हारा विरोध कर रहा हो। रेजिस्टेंस का मतलब है कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पे किसको रोका जा रहा है? किसको रोका जा रहा है भाई हरीश? किसको रोका जा रहा है? करंट को, यानी कि धारा को। तो धारा के मार्ग में रुकावट को क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब पूछा जाता है साथ के साथ, देखिए मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया, क्वेश्चन आता है कि धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? बहुत बढ़िया। धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। क्वेश्चन आएगा कि धारा का सबसे अच्छा सुचालक, धारा का सबसे अच्छा सुचालक, यानी कि गुड कंडक्टर, बेस्ट कह दीजिए आप, गुड नहीं बेस्ट कह दीजिए तो सब में बढ़िया है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों होता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए। तो आर क्या हो गया? आर हो गया धारा के मार्ग में रुकावट। आर क्या हो गया जी? हमने डेफिनेशन लिख दी कि आर को बोलोगे आप धारा के मार्ग में रुकावट, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। यूनिट क्या निकालोगे? यूनिट यहां से निकाल लो। देखिए V बराबर आई आर। तो आर की वैल्यू को अगर तुम फ्री करोगे तो इसके साथ आई है, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है। तो आर का फॉर्मूला निकल जाएगा आर बराबर V बटे आई। हरी समझ में आया यहां से यहां कैसे आ गए? चलो, आर बराबर V बटे आई। तो देखिए इसकी यूनिट क्या बनेगी? अगर तुम आर की यूनिट देखोगे तो V की यूनिट, आई की यूनिट। V क्या होता है? वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। I क्या होती है? धारा, धारा की यूनिट एम्पियर होती है। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर, या वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोल देते हैं हम? ओम बोल देते हैं। किसके नाम पर है? जॉर्ज साइमंस ओम के नाम पर। ध्यान देना इस बात पे। और ये कैसी क्वांटिटी है? रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आर के बारे में सारी चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड संजय, हाँ जी बहुत बढ़िया। बताइए आर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है आपको? एक कह रहा भैया सुचालक मीन्स, अरे भाई जब तुम्हें हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश पढ़ो। कंडक्टर लिख तो रखा है बेस्ट कंडक्टर, तुम सुचालक पढ़ ही क्यों रहे हो? अब ना तुम्हें हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो फिर बताओ किस में पढ़ाया जाए? चलो शिवानी, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, चलिए जी यहां तक की बात हो गई। अब देखिए अगला मुद्दा आता है, अगला सवाल आता है कि ये बताइए कि प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का तापमान के साथ क्या संबंध होता है? प्रतिरोध का तापमान के साथ क्या संबंध होता है? तो आपने देखा होगा कि आपके घर के जितने भी उपकरण होते हैं, उपकरण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप देखोगे अपने घर का इन्वर्टर, आप अपने घर में कंप्यूटर का CPU देखिए, तो उसमें पंखा लगाया जाता है। क्या आपने महसूस किया है? क्यों लगाया जाता है पंखा? ताकि उसका तापमान ना बढ़े। सर तापमान के बढ़ने से क्या दिक्कत होगी? ठीक है भाई गोविंद, ठीक है। तापमान के बढ़ने से क्या होता है भाई? तापमान के बढ़ने से ये होता है कि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब दिमाग में ये सेट करो कि प्रतिरोध ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो धारा कम फ्लो होगी, है ना भाई हरीश? अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो वो धारा को रोक देगा, यानी कि धारा जाएगी ही नहीं आगे। तो हमें क्या चाहिए कि प्रतिरोध को कम करना है। तो अगर हम चालकों की बात करेंगे, चालक का मतलब जैसे कि जितने सारे मैंने अभी एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे के सारे चालक थे। तो अगर आप किसी भी चालक का तापमान बढ़ाते हो, अगर किसी भी चालक का तापमान बढ़ाते हो, इस सिंबल का मतलब है कि बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि चालकों में ताप के बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे सर अगर ताप बढ़ता है तो वहां पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ने से करंट का लॉस हो जाता है, धारा की हानि हो जाती है, जो कि बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है। अच्छा, क्या दुनिया में केवल सुचालक हैं? क्या कॉपर, सिल्वर यही सब है? मिट्टी भी तो है, मोम भी तो है, प्लास्टिक भी तो है। उसको तुम किस कैटेगरी में रखोगे बताओ? अगर तुमने चांदी को सुचालक कह दिया, अगर तुमने चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा
इन सबको सुचालक यानी कि कंडक्टर कह दिया, तो बताइए प्लास्टिक को, मिट्टी को, लकड़ी को क्या कहोगे? बताओ भाई क्या कहोगे हरीश? कुचालक कहेंगे और इंग्लिश में इंसुलेटर कहेंगे। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज तुमने और पढ़ी होगी, जर्मेनियम और सिलिकॉन। उसके बारे में हम लास्ट के चैप्टर में इंफॉर्मेशन रखेंगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिस पे आज तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टिकी हुई है। जिस फोन को तुम देख रहे हो उसमें जर्मेनियम सिलिकॉन है, मैं जिस कैमरे में पढ़ा रहा हूँ जर्मेनियम सिलिकॉन, मैं जिस सिस्टम से कंप्यूटर की हेल्प ले रहा हूँ जर्मेनियम सिलिकॉन, जो एसी चल रही है जर्मेनियम सिलिकॉन, जो आपकी एलईडी है इसमें जर्मेनियम सिलिकॉन, जो हमारी जेब में फोन है, ईयरफोन है, माइक है, सब में जर्मेनियम सिलिकॉन है। इनको क्या बोलते हैं? बोलो, चालक या कुचालक? कुछ नहीं, इनको अर्धचालक बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो तीन तरह के धातुएं दुनिया में होती हैं, तीन तरह के मटेरियल्स में हम बांटते हैं। एक तो सुचालक हो गए, एक कुचालक हो गए, एक अर्धचालक हो गए। एक कंडक्टर हो गए, एक इंसुलेटर हो गए, एक सेमी कंडक्टर हो गए। सेमी कंडक्टर का मतलब जो आधे अधूरे चालक है। निश्चिंत रहिए, इसके बारे में मैं आपको फुल पढ़ाऊंगा लास्ट के चैप्टर में, बहुत बेहतर हमें समझ में आएगा कि क्यों ये सबसे अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए बस आप कि जो कुचालक और अर्धचालक होते हैं, कुचालक और अर्धचालकों में चालकों का उल्टा सिस्टम चलता है। कैसे उल्टा सिस्टम चलता है कि अगर ताप को बढ़ाने पर चालकों में प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन इनमें ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। बोलो भैया हरी, समझ आया? सुचालकों में ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो रहा था? बताइए, बढ़ रहा था। कुचालक और अर्धचालकों में कम हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जी बिल्कुल विवेक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरुण, बहुत बढ़िया जानकारी तुमने दी है, वेरी गुड। चले भाई, आज बच्चे फुल जोश में लग रहे हैं, एकदम बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही क्या करो यार, मस्त मस्त आंसर, चीजों को समझ गए। आज लग रहा है नक्षत्र ठीक ठाक बैठे हुए हैं तुम्हारे। सही है, चलो। तो ये बात हो गई किसकी? तापमान के साथ। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले मुद्दे पर। देखिए जी, अगले मुद्दे पर चलेंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूं कुछ चालकों के नाम। मैंने कुछ चालकों के नाम लिखे, और चालक कौन है हमारा? जैसे सिल्वर लिख लीजिए, और जैसे कि मैं कह देता हूं आपके साथ, सिल्वर के साथ गोल्ड लिख लीजिए, ये सब सुचालक है। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं आपसे कहता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, जैसे कि मिट्टी लिख लीजिए, सॉइल लिख लीजिए। ठीक है, मिट्टी लिख लीजिए, रेत वेत कुछ भी लिख लीजिए, लकड़ी लिख लीजिए, वुड, लकड़ी। और तीसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए सेमीकंडक्टर्स का, जैसे कि जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो अगर हम ये पूछें इन तीनों में से कि तुम तीनों में से वी सीधा अनुक्रमानुपाती आई किस किस में होता है? बोलो ये क्या है वी सीधा अनुक्रमानुपाती आई? बहुत बढ़िया शिवम, वेरी गुड। बताओ ये क्या है, किसका नियम है ये वी सीधा अनुक्रमानुपाती आई? हाँ आलोक, हरीश ने भी फॉर्म फिल कर रखा। बताओ भाई हरीश, ये किसका नियम है? सो जाते हो यार तुम तो, तम्बाकू लगा के आए हो क्या आज? हाँ, वी सीधा अनुक्रमानुपाती आई किसका नियम है ये? नाम बताओ जल्दी से। ओम का। किसका नियम है? सभी बताएंगे ओम का। तो भाई साहब, अगर तुम पूछो तीनों से कि तुम तीनों में से ये कौन है चालक, ये कौन है कुचालक, ये कौन है अर्धचालक, ये हैं आपके कंडक्टर, ये हैं आपके इंसुलेटर, ये हैं आपके सेमीकंडक्टर। तो अगर तीनों से तुम पूछोगे तो ये कह देगा मैं तो करूंगा भैया ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन। इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं करेंगे, ये कहेंगे नहीं करेंगे। तो इनको कहा गया ओमीय चालक। क्या कहा गया? ओमीय चालक, यानी कि ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओमिक कंडक्टर या ओमिक मटेरियल बोल दीजिए, ओमिक बोल दीजिए, सिंपल। इनको ओमीय कहा जाता है, जो ओम के नियम का पालन करते हैं। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें बोला जाता है नॉन ओमिक। नॉन ओमिक हिंदी में बोलोगे अनओमीय। क्या क्लियर है आपको? अनओमीय जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते, और ओमीय जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। हरी आसान सी बात है, बेहद आसान है, क्लियर है। चलिए, आयरन क्या है शिवम? अब ऐसी बातें थोड़ी ना पूछने की होंगी यार, करंट फ्लो करा के देखो। आयरन चालक है, कंडक्टर है, आपका कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, चलिए, उजाला पासवान, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए भैया ओमीय और अनओमीय कंडक्टर। अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक की तरफ लेकर चलूंगा, जिससे पेपर में बहुत 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 अच्छे सवाल बनते हैं। और
अगर आप कहीं से पढ़ो, किसी भी किताब से पढ़ो, तो इन सवालों को बहुत बड़ा बड़ा करके बताया जाता है, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा की तरह जुगाड़ लाया हूं कि तुम इन सवालों को देखते ही लपेट दोगे, देखते ही। बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड। आगे चलें अब, चलो। तो देखिए बात क्या है, बात यह है कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है। अब तार कैसा होता है भाई, बेलनाकार ही तो होता है हरीश? तार किसके आकार का होता है? बेलन के आकार का, सिलेंडर की शेप का। तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। जूम कर दिया मैंने, जूम करने पे मैंने देखा तार कुछ इतना मोटा है। मैंने क्या माना है, मैंने ये माना कि ये है तार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिखा हुआ है कहीं? नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं। ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक जी। चलिए उसके बाद एल क्या है, मान लेते हैं एल है इसकी लंबाई। एल क्या है इसकी लंबाई, ये यहां से यहां तक की है एल, और इसको हम बोल रहे हैं लंबाई। क्या बोल रहे हैं जी हरीश? लंबाई। हमने कहा एल क्या है इसकी लंबाई है, ठीक जी। चलिए, और हमने माना इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है? आर। आर क्या है इसका? प्रतिरोध। अभी हमने पीछे लिख दिया था, आर के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए प्रतिरोध हमारे लिए हानिकारक भी होता है, नुकसानदायक भी होता है। अब आपको तो टोटली ये लग रहा होगा कि प्रतिरोध बेकार चीज है ना भाई? लेकिन प्रतिरोध टोटली बेकार चीज नहीं होती है। कहीं कहीं हमें धारा को कम भी करना होता है। तो जहां पे तुम्हें धारा को कम करना होगा, कितना अच्छा तरीका है कि प्रतिरोध को ले जाके खड़ा कर दो, है भाई हरीश? ध्यान दो इधर, सो मत। अगर हमें प्रतिरोध को कम करना है, अगर हमें प्रतिरोध को कम करना है, हाँ भाई संजय बिल्कुल, अगर हमें प्रतिरोध को कम करना है तो हम, सॉरी धारा को कम करना है तो हम प्रतिरोध को ले जाके खड़ा कर देंगे, तो हमारे लिए फायदेमंद भी है। लेकिन मान के चलो तुम्हें अगर कम करना है या ज्यादा करना है, तो कम से कम तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से कम या ज्यादा करता है। क्यों भाई? पता चला तुमने ले जाके खड़ा कर दिया, तुम्हें 10 एम्पियर में से 2 एम्पियर ब्लॉक करानी थी, खत्म करानी थी, उसने 8 एम्पियर ही उड़ा दी। तो कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका हिसाब किताब क्या है। हिसाब किताब का मतलब ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है। तो आइए जरा देख लेते हैं एक बार किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो पहली बात तो याद रखना कि किसी तार का प्रतिरोध लंबाई के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए अगर आप किसी टॉपिक की बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आपको एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। बताओ हरीश, इस निशान का क्या मतलब है? अनुक्रमानुपाती के का क्या मतलब है? हाँ, सेम रेशियो को मेंटेन करेगा। यानी कि अगर तार की तुम लंबाई बढ़ाते चले जाओगे तो बोलो हरीश इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ता चला जाएगा, है ना। अगर कोई तार जितना लंबा लोगे उसका प्रतिरोध इतना ज्यादा होगा, इस बात का ये मतलब है। ये कहां से आते हैं? प्रैक्टिकली रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, अगर तुम इसके क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध का रिलेशन देखोगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो हरीश, अगर सामने लिखा है तो इस बात का मतलब है कि इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा। इनको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अगर ये इसके नीचे लिखा है तो इस बात का क्या मतलब है कि इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो यहां उल्टा रिलेशन चल रहा है, तो इसको बोलोगे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब उल्टा रिलेशन है। अब यहां पे क्या चीज दर्शा रही है? दर्शा रही है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? तार मोटा होता चला जाएगा, है कि नहीं है भाई? अगर तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध उसका कम होता चला जाएगा। इस चीज का मतलब सिंपल ये है। इन दोनों को मिलाओ, मिला के लिखो। इन दोनों को अगर मैं मिला के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? एल ये है और नीचे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं, है भाई हरीश? बताओ, दोनों को मिला के लिख सकते हैं ना? एल और ए को दोनों को मिला के लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम इसको हटाते हो, जब तुम इसको हटाते हो तो क्या लगाना पड़ता है? बताइए, मैंने आपको पीछे भी बताया था। अगर तुम इसको हटाते हो तो क्या लगाना पड़ता है? बोलो हरीश। बराबर का निशान, और एक चीज नियतांक। हमेशा इसको हटाने के लिए हमें 2 चीज लगानी पड़ेंगी, एक तो बराबर का निशान और एक नियतांक। अब देखिए, एक तो बराबर का निशान लगा दिया और एक लगाया हमने नियतांक। कौन लगाया जी? नियतांक, कांस्टेंट। ये फिर से एक नियतांक आ गया। देखिए आर खुद एक नियतांक था ओम के नियम में, लेकिन अगर आर को तुम और डिटेल में पढ़ोगे तो इसके साथ भी एक नियतांक जुड़ जाता है। सुनो, नियतांक जो होते हैं
इनका नाम हर फॉर्मूले के हिसाब से अलग होगा। जैसे पिछले फॉर्मूले में नियतांक का नाम क्या था? प्रतिरोध। इस फॉर्मूले में नियतांक का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। क्या नाम हो जाएगा? प्रतिरोधकता। और ये जो सिंबल इस्तेमाल करा है हमने, इसका नाम क्या है? रो। क्या नाम है? रो। रो ने मतलब जाना RHO। इस सिंबल को बोलते हैं RHO, रो। और इसका जो नाम है यहां पर वो हो जाएगा प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। अब बात आती है कि सर रजिस्टिविटी क्या बवाल है। देखो समझो मेरी बात को कि रजिस्टिविटी भी एक नियतांक है और R भी एक नियतांक है, यानी कि प्रतिरोध भी एक नियतांक है। दोनों के दोनों ही नियतांक है ना भाई। ऐसे बनाऊंगा मैं रूट, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, ये वाला जो सिंबल है, इसको मैं ऐसे बना दूंगा, थोड़ा सा P बना के टेढ़ा सा निकाल दो। अब मुझे ये बताओ तुम कि अगर किसी तार की लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, बताते रहना, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने उस तार की लंबाई बढ़ा दी तो R बदलेगा? बोलो यस या नो। R बदलेगा? पीछे तो बताया था अगर लंबाई बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, बिल्कुल बदलेगा, ठीक है। तो ये बदलेगा। अगर R लंबाई बढ़ाओगे तो R क्या है? बदलेगा। लेकिन रजिस्टिविटी कभी भी नहीं बदलेगी। तुम तार का क्षेत्रफल बढ़ाओ, तुम तार की लंबाई बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बदलेगा, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। प्रतिरोध बदलेगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। पेपर में भैया ऐसे ही सवाल आते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है अच्छी सी तो तुम निकल जाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रतिरोधकता तो जब बदलेगी जब तार ही बदल दोगे तुम। जब चांदी की जगह तुम सोना ले लोगे, जब सोने की जगह एल्यूमिनियम ले लोगे, एल्यूमिनियम के तार को खूब खींचो, लंबा करो, छोटा करो, मोटा करो, बड़ा करो, ये बदलेगा। ये कभी भी नहीं बदलती है तार के साथ। क्या आपको समझ में आया कि हमेशा कौन नियत रहती है? हमेशा तो हमेशा ये नियत नहीं रह पाता, हमेशा ये नियत रहती है। क्वेश्चन आएगा, एक तार की लंबाई में परिवर्तन किया जाता है, क्या नियत रहेगी? ये कुछ और दे देगा, 2-3 ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? प्रतिरोधकता। समझ में आ गया भाई प्रतिरोधकता क्या होती है? चलो बहुत ही बढ़िया। पूरी रात रोए, एक मरा वो भी सुबह उठ के भग गया। वंदना पाल कह रही है दोनों में अंतर बता दो। अब बताओ भाई, दोनों में अंतर नहीं समझ आया? आ गया ना समझ में अंतर? यही अंतर होता है। और ये क्वेश्चन तब पूछे जाएंगे जब बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनेगा, जिसको तुम हार्ड कहते हो, वो पेपर बनेगा तो इतनी गहरी बातें पूछी जाती हैं, ना तो नॉर्मल बातें पूछी जाती हैं। ओम का नियम पूछ लेगा। कंफ्यूजिंग बात तो जब पूछी जाती है जब एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़के पेपर बनाता है। और दुआ करो ऊपर वाले से कि बेटा तुम्हारे समय पे एग्जामिनर लड़े ना अपनी बीवी से। वंदना, आर बदल जाता है लंबाई क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ, लेंथ और एरिया में चेंज होने के साथ, लेकिन रजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है, प्रतिरोधकता कभी भी चेंज नहीं होती है। इतना सा अंतर है, ठीक है। चलो जी आगे चलें। वेरी गुड, आ गया समझ। अब देखिए, अच्छा हमने क्या कहा था? अब बात यह आती है कि सर अगर लंबाई वगैरह में चेंज करने से, अगर लंबाई में चेंज करने से, क्षेत्रफल में चेंज करने से आर की वैल्यू बदलती है, तो सर किस किस तरीके से बदलती है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूं, इन तीनों से बाहर इस टॉपिक से सवाल नहीं जाएगा, इन तीनों से बाहर नहीं जाएगा। समझो कैसे। पहला सवाल बनेगा, ध्यान से देखना, पहला सवाल बनेगा कि किसी 10 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तब उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसी तार का पहला प्रतिरोध कितना था? 10 ओम। ये मेरे पास एक तार है हरीश, ये मेरे पास एक तार है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। मैंने इसकी लंबाई खींच दी और कितनी कर दी खींचकर? 2 गुनी कर दी। मान लो अगर 4 मीटर का था पहले, तो अब कितना हो गया? 8 मीटर हो गया। क्वेश्चन आएगा उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई प्रतिरोध बदल जाएगा, बोलो हरीश बदलेगा कि नहीं? अगर लंबाई बदलती है तो प्रतिरोध बदल जाएगा। अब देखिए, अब बात ये आती है, अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन ढूंढना, किताबों में सॉल्यूशन ढूंढना, एक हाथ लंबे सॉल्यूशन मिलेंगे, तुम हो जाओगे कंफ्यूज। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एक जुगाड़। कैसे समझो? जुगाड़ समझो कि अगर किसी तार की लंबाई को तुम n गुना बढ़ाते हो तो उसका जो प्रतिरोध है वो n² गुना बढ़ जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी तार का पहला प्रतिरोध 10 ओम है तो उसका n² गुना बढ़ जाएगा। n क्या है यहाँ पे? 2।
n क्या है यहाँ पे 2, जो भी गुना बोले उसको बोल देना n, ठीक है। तो इसका 2 गुना कर देना, इसका 2 गुना कर देना, तो 2 दूनी 4, 4 दशाम 40, यानी कि कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। बोलो समझ आया भाई हरीश? अगर लंबाई वाला सवाल आए, लंबाई को खींचकर बढ़ा रहा हो तो जितना गुना कर रहा है उसका स्क्वायर कर देना। जैसे कि अगर यहां मान लीजिए 3 गुना करता, अगर यहां क्या करता 3 गुना करता, तो हम कर देते n का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर उसका पहला प्रतिरोध 10 होता तो बाद वाला कितना हो जाएगा 90 ओम हो जाएगा। चलो अर्पित, थैंक यू भाई, थैंक यू। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, यू आर बेस्ट टीचर। देखिए बेस्ट जब होता है कोई भी, जब आपको बेहतर समझ में आ जाए, बस मैं ये मानता हूँ। और बेहतर जब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा पढ़ने के मूड से बैठेंगे, चीज़ों को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना अच्छे से बैठने के मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें बढ़िया समझ आ रही हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर है, चुटकियों में आंसर है, बगैर पेन पेंसिल उठाए आंसर दे दोगे कि अगर लंबाई को 2 गुना करेगा, मतलब जितने गुना भी कर रहा है उसका वर्ग कर दो और जितना प्रतिरोध है उसमें गुणा कर दो। या सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी तार की लंबाई, मान लो ऐसे सवाल पूछा जाएगा, किसी तार की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो भाई कितने गुना हो जाता है बताइए? स्क्वायर कर दो 4 का। बहुत बढ़िया हरीश, तो कितने गुना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। बस ऑप्शन में ऐसे भी होंगे, 16 गुना हो जाएगा। कंसेप्ट से समझाइए सर। भैया शरद जी, अगर कंसेप्ट से समझाने बैठ गया ना मैं, तो यहाँ से यहाँ तक का ये बोर्ड भर जाएगा और मुझे तुम इतने बढ़िया नहीं दिख रहे हो कि तुम कॉन्सेप्ट से समझते हो किसी चीज़ को, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है कॉन्सेप्ट से समझने की दोस्त। जब हमारा काम ऐसे ही हो रहा है, हमें केवल काम करना है और फॉर्मूले और हमें आंसर लाना है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट से समझना है तो पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, वहाँ पे मैं तुम्हें समझा दूंगा। यहाँ पे मैं 200 बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। क्या सबको समझ में आ गया? अब देखिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा दोस्त कि अगर तुम लंबाई को बढ़ा रहे हो, अगर तुम लंबाई को बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर बढ़ाने पे बढ़ रहा है तो घटाने पे क्या होगा? बोलो जल्दी से। अगर बढ़ाने पे बढ़ रहा है तो घटाने पे घट जाएगा, है ना। तो अगर वो कहे कि हमने लंबाई को इतने से घटा दिया है तो तुम कह देना घट जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है भाई। फॉर्मूले से रिलेट मत करना प्लीज, फॉर्मूले को भूल जाना, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसको भूल जाना अगर तुम इन नियमों को पढ़ रहे हो, क्योंकि ये नियम सब कुछ मैंने परिवर्तन करके लाके यहां पे रखे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब देखिए अगर मान लो वो क्षेत्रफल में परिवर्तन करता है, ये तो लंबाई के साथ हो गया, अब किस में परिवर्तन करता है? क्षेत्रफल में। मैं कह रहा हूं इनको पढ़ते समय इस फॉर्मूले को बिल्कुल भूल जाना, है ना। इससे कोई जुगाड़ मत लगाना कि सर आपने ये बताया था, कि सर आपने ये बताया था ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ना ना ना, इसको भूल जाना, ठीक है, इसको भूल जाना, इसको बिल्कुल दिमाग में मत रखना। उसके पीछे जाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम चल जाएगा, फिर उसको भूल जाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे, अगर तुम चाहते हो क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में देखते ही करना है तो भाई फिर जितना मैं कह रहा हूं उतना याद रखो। चलो अब हम देखते हैं कि अगर क्षेत्रफल को तुम n गुना बढ़ाओगे तो प्रतिरोध जो है वो n स्क्वायर गुना घट जाएगा। क्लियर है? अगर तुम क्षेत्रफल को n गुना बढ़ाते हो तो प्रतिरोध उसका n स्क्वायर गुना घट जाएगा। कैसे? देखो सवाल देख लेते हैं। एक तार है जिसका प्रतिरोध है 5 ओम। कितने ओम है? 5 ओम है। उसके क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। अब यहां पे n कितना है? 3 है, और n का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो हरीश। 3 का स्क्वायर 9 गुना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर तार के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो मैंने क्या बताया था अभी, प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, यानी कि 9 गुना घट जाएगा। और मुझे बताओ घटने का मतलब, अगर तुम कह रहे हो इतने गुना घट रही है तो 5 में 9 का भाग करोगे या गुणा करोगे? अगर कोई चीज इतने गुना घट रही है तो बोलो भाई हरीश, भाग ही करोगे। अरे घटती कब है कोई चीज? गुणा करने पे तो बहुत बढ़ती चली जाएगी ना भाई। 10 में 4 की गुणा करो 40 हो जाएगा, 10 में 4 का भाग करो 2.5 आ जाएगा। तो अगर घटने की बात आए तो उसमें क्या कर देना? भाग कर देना। तो कितना हो जाएगा? नया ओम, नया आ जाएगा 5/9 ओम। चाहो तो इसको पॉइंट में सॉल्व कर लेना। गुणा नहीं करनी है भाई साहब, गुणा नहीं करनी है, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब तुम इसकी कम से कम 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, अरे यार ये कौन है भाई अजीत, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा यार? है घंटे भर से बता रहे हैं तुम फिर भी यहाँ कमेंट सेक्शन में डांस कर रहे हो। दोस्त पढ़ लो भाई, पढ़ लो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। जो तुम ये
पीली पीली टी शर्ट पहन के डांस कर रहे हो ना, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। बताइए, डिवाइड कर दोगे ना, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे मल्टीप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिए चीज़ों को, कि अगर आप कहते हो कोई चीज़ n गुना घट रही है तो इसका मतलब आप उसका डिवाइड करते हो। डायरेक्ट आंसर करिए, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब गुने का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। क्षेत्रफल हमने 3 गुना कर दिया तो बढ़ाया है कि घटाया है? क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्षेत्रफल को 3 गुना कम कर दिया जाता है तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो अब एक तरीके से याद रखो, पेपर में उसका उल्टा कर देना। हालांकि जैसे मैंने बोला है वही होता है। सर रेजिस्टेंस 1 से कम नहीं हो सकता क्या? कभी खूब हो सकता है अरुण, खूब 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 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया आप इन्हें कहीं भी देखना तो सही, एक बार मेरे कहने से ना इस क्वेश्चन को तुम गूगल पे डाल के देखना और फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ना तुम्हें 10 मिनट का सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड करी हैं, सारे गुणा भाग लगा के सिंप्लीफाइड करी हैं। जो तुम्हें सॉल्यूशन में वहाँ गुणा भाग लगा के बताएंगे वो सब मैंने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें दिए हैं। हलवा बनाने में जो मेहनत लगी है तुम्हें खाली उसको खाना है, अब खा तो सकते ही हो ना। तीसरी चीज़ देखो, अब त्रिज्या के साथ देखें, अगर त्रिज्या का मतलब क्या होता है भाई, जैसे ये तार है हमारे पास तो ये क्या होती है इसकी त्रिज्या। अब अगर तार को पतला करेगा तो त्रिज्या घटेगी, और तार को अगर मोटा करेगा तो हरीश बताओ त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखना कि अगर त्रिज्या को तुम, अगर किसी तार की त्रिज्या को तुम n गुना बढ़ाते हो तो प्रतिरोध n की पावर 4 गुना, n की पावर 4 गुने से घट जाएगा, n की पावर 4 गुने से घट जाएगा। याद रखना बस इस बात को कि त्रिज्या के साथ सर कैसा संबंध है, n की पावर 4 गुना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिखर, बहुत बढ़िया पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। त्रिज्या को अगर तुम n गुना बढ़ा देते हो तो प्रतिरोध उसका n की पावर 4 गुना घट जाएगा, n की पावर 4 गुना। कह रहा है 1 ओम वाले तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी, 1 ओम वाले तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और त्रिज्या के साथ कितने गुना करना है बोलो, n की पावर 4 गुना। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये बताया आपको कि अगर तुम इसको बढ़ाओगे, अगर तुम इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगी। घटने का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 16 का गुणा करूं या भाग करूं, भाग करूं। तो नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, आर नया जो हो जाएगा, आर न्यू जो हो जाएगा वो 1/16 ओम हो जाएगा। सर डिक्रीज कहां कर रहे आप, डिवाइड कर रहे हो। अरे शरद भाई, अगर तुम्हें मान लीजिए 10 को 4 के साथ कुछ करके घटाना होगा तो क्या करोगे तुम, अरे घटाओगे तो सही, ऐसे मत करना 10 - 4 6 ना, या तो डिवाइड है या तो मल्टीप्लाई। गुने का मतलब क्या होता है भाई, कितने गुना घट जाना। गुने का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड होता है ना गुने का मतलब, तो गुणा या भाग करना है, प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे। बस या तो अगर बढ़ा रहा है तो कह देना मल्टीप्लाई है, अगर घटा रहा है तो डिवाइड है, ठीक है। अब एक बार इनको घर जाके रिवाइज कर लेना, आपको बहुत अच्छे बेहतर प्यारे तरीके से समझ में आ जाएंगे प्रतिरोध से बनने वाले सवाल, ठीक है जी। फिर इस कहानी को थोड़ा सा कल आगे बढ़ाएंगे और कल आपका ये वाला चैप्टर खत्म होकर अगले वाला चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। तो आशा करूंगा कि सारी चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आई होंगी। मैं कह रहा हूं इस टॉपिक को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं कि तुम्हें कहीं ये टॉपिक समझ नहीं आ सकता, ना तो जाके 10 जगह कम से कम कल पढ़ाना, या फिर इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली यूट्यूब या गूगल पर डाल देना, ठीक है जी। चलिए बच्चों, तो देखो रिवीजन किया करो। अगर तुम इनको कितनी बेहतर ढंग से समझ में आया हो, तुम्हें अगर तुम इनका आज रिवीजन नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, तो परसों तक तुम इन्हें निश्चित तौर पर भूल जाओगे। हमारा हरीश खुद नहीं करता। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 80% बच्चे हैं जो खाली क्लास लेके छोड़ देते हैं, जबकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तुम्हें अभी समझ में आ गया, तुम देखना कल मैं तुमसे पूछूंगा, जब तुम यहाँ आओगे तुम भूले हुए मिलोगे। केवल 20% बच्चे आंसर करेंगे जिनको चीजें समझ में आएंगी। तो अच्छे से जाके घर पे जाके रिवाइज करो, कॉम्पिटिशन केवल 20% है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। कोई भी आपके डाउट्स हुआ करें तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे टैग करके भेज दिया करो, हर दिन मैं उनके रिप्लाई अगले दिन दे देता हूँ, अगले दिन या फिर सेम डे दे देता हूँ। 10 बजे के बाद और भी काम होते हैं, मतलब अपना क्लास वगैरह तैयार करनी होते हैं सुबह वाली, तो अगले दिन मैं उनके रिप्लाई कर